हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि ईरान ने जो 5 पॉइंट आपको दिए हैं यूएस को, कि अगर आप इस 5 पॉइंट को कंप्लीट करोगे तब हम वार रोक देंगे। तो वो 5 पॉइंट क्या है और वो कितने इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो अमेरिका और इजराइल एग्रेशन कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, और जो ईरानियन जो जनरल हैं या उनके लीडर हैं उनका एसेसिनेशन कर रहे हैं, उसको अमेरिका और इजराइल कंप्लीटली स्टॉप करे। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान ये चाहता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि आप फिर दोबारा वार के लिए ना आए। मतलब ये ना हो कि अभी सीज फायर कर लिया, 1 मंथ के बाद आपकी तैयारी फिर हो गई, फिर आप वार अटैक कर दो और फिर वार इम्पोज कर दो। तो ईरान ये चाहता है कि ये बार बार जो सीज फायर, फिर आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, फिर उसके बाद अटैक हो जाता है, ये सर्किल ब्रेक हो। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म हो जिसमें गारंटर भी हो, जैसे आपको यूरोप के कंट्री हो, अमेरिका, रसिया हो, या फिर आपको चाइना हो, तो वो बड़े कंट्रियों से गारंटी भी मांगता है कि जो ये सर्किल है कि सीज फायर, फिर आपको नेगोशिएशन, फिर वार, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो। तीसरा पॉइंट यह है कि ईरान ये चाहता है कि जो वार में उसका लॉस हुआ है, जो जैसे अमेरिका ने उसके जो गैस फील्ड पर अटैक किया था, अमेरिका इजराइल ने मिलकर उसका लॉस, या जो अदर बिल्डिंग लॉस हुए, उसका रीपेमेंट करे अमेरिका या उसके जो एलाई हैं, जैसे आपको इजराइल। और फिर जो ईरान का ये भी कहना है कि इसमें जो यूएई है वो अपना लैंड और एयर दे रहा है ईरान पे अटैक करने के लिए, ये सारे कंट्री मिलके उसे रीपेमेंट करें। तो ईरान ये चाहता है कि ये पूरा रीपेमेंट अमेरिका और उसके एलाई उसे करे। 3 पॉइंट तो आप समझ गए। अब इसमें जो 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपको गेम चेंजिंग है, या फिर आप समझ लीजिए कि उस रीजन में बिल्कुल चीजें आपको चेंज कर देंगी। वैसे 2 पॉइंट है। तो इसमें चौथा पॉइंट क्या है? तो आपको याद होगा कि पिछले बार जब 12 डे वार हुआ था, तो उसमें वो वार के टाइम में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर भी अटैक किया था, और उसी टाइम जो इजराइल के नॉर्थ फ्रंट है और लेबनान के साउथ फ्रंट पे आपको वार चल रही थी हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की। तो जब सीज फायर हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि ईरान और इजराइल के बीच में तो सीज फायर हो गया था, बट हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में आपको सीज फायर नहीं हुआ था। वो वार चलती रही थी, तो उसमें हिजबुल्लाह को काफी लॉस भी हुए थे। उसके बाद आपको मालूम है कि सीज फायर भी हुआ था, लेकिन वो इजराइल क्या करता कि रोज वो सीज फायर ब्रेक करता था, हिजबुल्लाह के किसी भी मेंबर को मार देता था, और कहता था कि ये नेसेसरी है सिक्योरिटी के लिए, रीजन के लिए। लेकिन अब ये ईरान ये चाहता है कि अब जब वार खत्म होगी तो ऑल फ्रंट पे होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ईरान के खिलाफ तो आप वार खत्म कर दे और हिजबुल्लाह के खिलाफ चलता रहे, नहीं, ये सब एक साथ खत्म होगी। और दूसरा, ये सारे कनेक्ट होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने यहां तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप आप बार 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 आप ये कर रहे हो कि जो लेबनानी बॉर्डर पर सीज फायर को आप वायलेट कर रहे हो, आप बार बार अटैक करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वहां सीज फायर वायलेट की जाएगी, इसका मतलब ये भी समझा जाएगा कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर है उसको भी वायलेट किया गया है। तो ये सारे ईरान चाहता है कि इंटरकनेक्ट हो। इससे क्या होगा कि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं वो स्ट्रांग होंगे, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। के बाद लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईरान ये चाहता है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एग्री कर जाए कि ये ईरान का पार्ट है और ईरान इस पे कंट्रोल करेगा। ईरान इसको टूल बूथ की तरह यूज करेगा। मतलब जो शिप को जाना होगा और जिस शिप को आना होगा, ईरान से परमिशन भी लेगा और उसको कुछ पैसे भी देगा। जैसे आप सड़क पे चलते हो एनएच पे, तो वहां आप टूल बूथ देते हो, पैसे देते हो, तो फिर आप क्रॉस करते हो। उसी तरह ईरान ये भी चाहता कि कोई अगर चीजें जीसीसी कंट्री में जाएं या फिर वहां से बाहर आए, तो वो उनको कुछ टैक्स देने ही पड़ेंगे। इससे क्या होगा? देखिए, ये बहुत मतलब ये ऐसा गेम है कि मतलब पूरी सिनारियो ही चेंज कर देता है। अगर यहाँ आप देखो कि वर्ल्ड का 20% तो आपको जो एनर्जी है वो निकलता है, ठीक है,
30% आपको जो सी बॉन्ड ऑयल है यहाँ से निकलता है। तो ये तो एनर्जी की बात हुई। दूसरी, वर्ल्ड की आपको फर्टिलाइजर यहाँ से सबसे ज्यादा निकलती है, जो नाइट्रोजन बेस्ड और फास्फोरस बेस्ड दोनों है। ठीक है, तो अगर ठीक है, तीसरा ये है कि यहाँ से हीलियम निकलता है, जो चिप मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हीलियम नहीं जाएगा तो आपको फिर से वर्ल्ड में चिप की क्राइसिस आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ये कंट्री है जीसीसी से, अब देखो ये पर्शियन गल्फ के जो पर्शियन गल्फ है उसके कोस्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ इंपोर्ट इनको खाना चाहिए या अदर मेडिसिन, ये सब इसी के थ्रू जाता है। दूसरा, इसके आपको ये है कि अगर इनको कोई चीज भेजना, आपको याद होगा कि अभी प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही थी सूडान में, तो वहां जो हथियार कैसे जा रहे थे, कुछ तो एयर के थ्रू जा रहे थे कि यूएई के थ्रू होते हुए आपको निकल गया सऊदी अरब होते हुए इजिप्ट, फिर सऊदी अरब ने उसे बैन किया था, तो वो फिर दूसरे रास्ते से एयर ले जा रहे थे। दूसरा रूट ये था कि यूएई क्या करता था, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए सी के रूट होते हुए आपको इरिट्रिया या फिर आपको सोमाली लैंड ले जाके वहां से वो ट्रांसफर करता था। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में हो गया, जो अभी है, लेकिन वो ये चाहता है कि इसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, तो अगर चाहे भी अपने प्रॉक्सी को कुछ भेजना तो सी के थ्रू तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा, स्पेशली यूएई के लिए। दूसरा, यूएई जो इतना ज्यादा अपने आप को दिखाता है कि मैं इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग, वो किस बेसिस पे दिखाता है? वो इसलिए दिखाता है कि वो वहां का लॉजिस्टिक हब है। ठीक है, लॉजिस्टिक हब होने के मतलब यह है कि वहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहीं से ज्यादा होता है। जितने भी जीसीसी कंट्री में आपको सामान आते हैं जाते हैं, वो मेनली यूएई के पोर्ट पे ज्यादा उतरते हैं, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का पूरा कंट्रोल है, तो यूएई में कितना सामान जाएगा? अगर ईरान को लगता नहीं ये मैं नहीं भेजूंगा अंदर, वो रोक देगा। यूएई क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह क्या है कि ईरान पूरे जीसीसी कंट्री को कंट्रोल कर लेगा, बिना लड़े, बिना कुछ किए। दूसरा क्या है कि अगर वो जीसीसी कंट्री को कंट्रोल करेगा तो वो यूएस को कंट्रोल करेगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये फैक्ट है। वो इस तरह, क्योंकि जीसीसी कंट्री का जो पेट्रो डॉलर है ना, वो यूएस को जाता है। और अगर आपने अभी देखा होगा कि जब ट्रम्प आए थे तो कोई $1 ट्रिलियन यूएस में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, कोई आपको 500 बिलियन, कोई कुछ ये सारे कहाँ थे? जीसीसी कंट्री के ही मेंबर थे। तो अगर उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो इन्वेस्ट क्या करेंगे? अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें एडिशनल पुश कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उसका कर्जा तो ऑलरेडी ज्यादा है। तीसरा, इसमें एक और बात यह है कि आपने ये देखा होगा कि यूएस बहुत सारा अपना डाटा सेंटर है ना आपको गल्फ रीजन में बना रहा है। वो क्यों? 2 रीजन। एक तो ये है कि वहां लेबर ओबर का थोड़ा सा ठीक है। दूसरा, एनर्जी यहाँ सस्ती है। डेटा सेंटर में बहुत एनर्जी लगता है, तो यूएस उतना एफोर्ट अपने यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तेल सस्ता है, ये जलाते हैं, आराम से डेटा सेंटर को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल इसी तरह बरकरार रखता है तो इनकी आमदनी कम होगी, तो वहां क्या होगा कि जो डेटा सेंटर हैं उन पर भी ईरान लगाम लगाएगा। तो ये सिर्फ बात आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नहीं है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा गेम है। तो सबसे जो आप समझो कि ये 5 पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा। इसीलिए जीसीसी कंट्री इतने ज्यादा परेशान है, और उससे ज्यादा आपको अमेरिका परेशान है। वो बार बार कर रहा है कि और कंट्री आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराएं, ये करे वो करे, बट कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि वो जो भी जाएगा उसके हाथ जलेंगे। और ऐसे भी कोरोना के बाद हर कंट्री की इकोनॉमी इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो दूसरे के वार में कूदे। तो हर कंट्री अभी अपना देख रहा है कि ठीक है, अगर मेरा तेल आ रहा है तो मैं क्यों जाऊं। तो देखते हैं आगे क्या होता है।